फरवरी का महीना था। खेतों में सरसों की हरियाली थी। एक 10 वर्षीय पोता अपनी दादी के साथ खेत खलियान में आया हुआ था। सांझ ढलने के बाद दोनों दादी पोता खेतों से वापस गांव की तरफ लौट रहे थे। घर का रास्ता गगर नदी के दलदली पीहड़ और घने जंगल से होकर गुजरता था। आधा रास्ता ही तय हुआ था कि अचानक एक बाघ ने दोनों पर हमला कर दिया। सिवाय लाठी के उनके पास सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं था। खतरा सामने था। ये बेहद नाजुक क्षण थे जब कमजोर और बूढ़ी दादी बाघ के सामने असहाय हो चुकी थी। लेकिन छोटे से बच्चे ने बिना कोई पल गंवाए अपनी ओढ़ी हुई चद्दर उतारी और बाघ के ऊपर फेंक दी। चद्दर उस हमलावर बाघ के मुंह पर लिपट गई और इस वजह से उसे कुछ भी नजर आना बंद हो गया। इसी आपाधापी से उस दादी और पोता को जरा संभलने का मौका मिल गया। बहादुर बालक ने उस मुंह ढके बाघ पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। बाघ इस अप्रत्याशित हमले से घबरा गया और दूम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। इस घटनास्थल से कोई आधा मील दूर एक ऊंचा शिकारी मचान था, जहां बटनेर के राजा राय दुलीचंद भाटी अपने सैनिकों के साथ खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे। वे यहाँ शिकार के लिए आए हुए थे। बाघ जैसे मजबूत शिकारी जानवर के सामने इस छोटे से बच्चे की इतनी चालाकी, फुर्ती और साहस ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों से इस बच्चे के बारे में पता करने का आदेश दिया। सैनिकों ने पता लगाया कि इस बालक का नाम धन्ना जाट था और यह बटनेर राज्य के एक गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। इसके माता पिता की मृत्यु हुए कई साल हो चुके थे। राजा राय दुलीचंद भाटी ने इस बहादुर बच्चे को इसकी दादी के साथ बटनेर किले में राजकीय खर्चे पर रखने का आदेश दिया। साथ ही साथ उन्होंने इसकी शिक्षा और सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था का आदेश दिया। यह घटना सन 1380 की है। वक्त बीतता गया, धन्ना जाट बड़ा हुआ। वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत था। कुछ वर्ष की शिक्षा दीक्षा और सैनिक प्रशिक्षण के बाद राजा दुलीचंद भाटी ने उसे बटनेर किले का किलेदार नियुक्त कर दिया। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि यह बटनेर रियासत दिल्ली से 400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में राजस्थान की एक महत्वपूर्ण रियासत थी। यह जगह वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर में पड़ती है। 52 बुर्ज वाला यह बटनेर किला समतल जमीन पर बना हुआ था, यानी एक भूमि दुर्ग था। घग्गर नदी के पानी के फैलाव से दुर्ग के चारों तरफ दलदल बन जाता था, जिसकी वजह से इस दुर्ग की ऊंची दीवारों के आसपास तक दुश्मन का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। रेगिस्तानी इलाका होने के बावजूद नदी के दोनों तरफ कुछ मील का इलाका काफी उपजाऊ, उबड़ खाबड़ और घने जंगल से घिरा हुआ था। सिंध से दिल्ली जाने के मुख्य व्यापार मार्ग पर अपनी मौजूदगी के कारण बटनेर दुर्ग भारत पर विदेशी आक्रमणों का एक मुख्य मार्ग भी था। सन 1398 का साल था। दिल्ली सल्तनत पर इस वक्त मोहम्मद शाह तुगलक विराजमान था। तुगलक सत्ता काफी कमजोर पड़ चुकी थी। ऐसे ही हालात में उज्बेकिस्तान के दुर्दांत शासक तैमूर की नज़र हिंदुस्तान की बेपनाह दौलत पर पड़ चुकी थी। तैमूर एक तुर्क था और एक पैर से लंगड़ा होने के कारण उसे तैमूर लंग भी कहा जाता था। तैमूर लंग की तुर्क सेना बेरहमी से आतंक फैलाती, कब्जा किए गए क्षेत्रों से सभी मर्दों की हत्या कर देती थी। औरतों और बच्चों को गुलाम बनाने के बाद उसकी तुर्क फौज इन इलाकों को पूरी तरह आग के हवाले कर देती थी। इतिहास में यही उसके आतंक की पहचान है। नवंबर 1398 में उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया। तैमूर की फौज ने बड़ी आसानी से सबसे पहले लाहौर पर कब्जा किया। इसके बाद देपालपुर पर हमला किया गया और भयंकर मारकाट के बाद शहर को आग के हवाले कर दिया। देपालपुर से हजारों शरणार्थी काफी बड़ी संख्या में नजदीक स्थित बटनेर दुर्ग की तरफ भागे। उनका पीछा करते हुए तैमूर की फौज बटनेर दुर्ग के बाहरी किनारे तक आ पहुंची। बटनेर दुर्ग बहुत मजबूत था। किले में हजारों सैनिक तीर कमान, भालों और तलवारों से लैस होकर तैनात थे। यहाँ के राजा भाटी राजपूत थे। सेना का अधिकांश हिस्सा जाट और अन्य किसान जातियों का था। किले की सुरक्षा किलेदार धन्ना जाट के मजबूत हाथों में थी। लगभग 1 लाख की तुर्क फौज ने जबरदस्त घेराबंदी की। 6 दिन तक घेराबंदी बनी रही और तैमूर लंग की फौज ने किले की ऊंची दीवारों तक पहुंचने की काफी कोशिश की, लेकिन दुर्ग के चारों तरफ नदी का पानी और दलदली जमीन होने की वजह से उनके सैनिक किले तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी अगर इक्के दुक्के सैनिक किले तक पहुंच भी जाते, उन्हें बटनेर दुर्ग की ऊंची बुर्ज पर तैनात सैनिक तीरों और भालों से मार भगाते। तैमूर का मुख्य लक्ष्य तो दिल्ली पहुंचना था, लेकिन 6 दिन से उसकी सेना बटनेर किले पर ही अटकी हुई थी। कब्जा तो दूर, उसकी सेना तो दुर्ग तक फटक भी नहीं पा रही थी। भाटियों के कड़े प्रतिरोध के कारण तुर्क फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसलिए तैमूर लंग ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उसने धोखे का सहारा लेने का निश्चय किया और राजा दुलीचंद भाटी को समझौते का बुलावा भेजा। हालांकि बटनेर की स्थिति काफी मजबूत थी।
इसलिए राजा दुलीचंद भाटी को लगा कि तैमूर लंग सचमुच ही कोई समझौता करके पीछे हट जाना चाह रहा है। वैसे भी किले में हजारों सैनिक, आम नागरिक और शरणार्थी मौजूद थे। घेराबंदी ज्यादा दिन रहने और युद्ध लंबा खींचने पर युद्ध सामग्री और रसद ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती थी। इसलिए किले की कमान अपने छोटे भाई दलजीत भाटी और किलेदार लाखा जाट के हवाले कर राजा दुलीचंद अपने लगभग 500 सैनिकों के साथ किले के बाहर निकले और मैदान में बने तैमूर लंग के शिविर में जा पहुंचे। धोखेबाज तैमूर ने योजना के मुताबिक उन्हें जाते ही बंदी बना लिया और उनके साथ मौजूद बटनेर के सैनिकों का कत्लेआम शुरू कर दिया। बटनेर किले की ऊंची दीवारों पर मौजूद सैनिकों ने जब यह नजारा देखा तो किले के फाटक बंद कर दिए गए। इसी दौरान तैमूर की एक फौजी टुकड़ी किले की दक्षिणी दीवारों के पास तक पहुंचने में सफल रही। एक सुरंग खोदकर इस दक्षिणी दीवार के नीचे बारूद भर दिया गया और उसमें आग लगा दी गई, जिससे दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। हालांकि यह तुर्क फौज के इस भयंकर हमले को बटनेर के वीर सैनिकों ने विफल कर दिया और दीवार की भी जल्दी ही मरम्मत भी कर ली गई। लेकिन इस हमले से सेनापति राय दलजीत भाटी और किलेदार धन्ना जाट अब भांप चुके थे कि सिर्फ सुरक्षात्मक रणनीति से किले को ज्यादा देर तक बचाए रखना संभव नहीं रह गया था। किले के अंदर मौजूद सैनिकों के पास लड़ने के लिए तीरों और भालों की लगातार कमी भी होती जा रही थी। इसलिए अब किले के फाटक खोलकर आताताई तुर्कों से सीधा युद्ध करना अति आवश्यक हो चुका था। दुर्ग की बनावट कुछ ऐसी थी कि मुख्य फाटक ऊंचाई पर था। इसके आगे एक संकरी गली की तरह घुमावदार ढलान था, जिसके दोनों तरफ ऊंची दीवारें थी। इन ऊंची दीवारों पर बटनेर के सैनिक बालों और तीरों के साथ तैनात थे। इस ढलान नुमा गलियारे की कम चौड़ाई और इसके अंत में बने हुए 2 बाहरी दरवाजों की वजह से दुश्मन एक साथ बड़ी संख्या में किले के मुख्य दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था। अब किलेदार लाखा जाट और उसकी सैनिक टुकड़ी के हवाले किले की सुरक्षा सौंप दी गई और अगले दिन किले के सभी फाटक खोल दिए गए। सेनापति दलजीत भाटी के नेतृत्व में बटनेर के सैनिकों की एक टुकड़ी केसरिया बाना पहनकर निर्दयी तुर्क फौज पर टूट पड़ी। बटनेर के योद्धाओं ने तुर्क हमलावरों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। लेकिन दुश्मन तुर्क फौज का संख्या बल इतना अधिक था कि बटनेर के बहादुर सैनिकों का जोरदार हमला ज्यादा देर तक काम नहीं आ सका। बुरी तरह घायल हो जाने के कारण सेनापति दलजीत भाटी को वापस किसी तरह किले में सुरक्षित लाया गया। लेकिन इस सीधी लड़ाई का नतीजा यह रहा कि तैमूर की फौज किले के शुरुआती दोनों फाटक से अंदर घुसने में कामयाब रही और कड़े प्रतिरोध के बावजूद संकरे गलियारे से होकर अंतिम मुख्य दरवाजे तक आ पहुंची। अब अंतिम फाटक के अलावा ऐसी कोई बाधा नहीं बची थी जो बटनेर पर तुर्क फौज के कब्जे को रोक पाती। किले के इस अंतिम फाटक पर तैमूर की फौज का भयंकर आघात जारी था। हाथियों और सैनिकों की इतनी अधिक ताकत इस दरवाजे पर पड़ रही थी कि यह लकड़ी का मजबूत दरवाजा ज्यादा देर तक इन हमलों को झेल ना पाता। हालांकि बुर्ज और गलियारे की ऊंची दीवारों पर तैनात बटनेर के सैनिक ऊपर से तुर्क फौज पर लगातार भालों और तीरों की वर्षा जरूर किए जा रहे थे, लेकिन तैमूर की फौज अब हावी होती जा रही थी। किलेदार धन्ना जाट को ऐसे हालात का अंदाजा पहले से ही था और इसीलिए वो इस तरह के खतरे के लिए पूरी तरह तैयार था। इस आपात स्थिति में उसने एक नवीनतम उपाय सोच रखा था। किले के मुख्य फाटक और सभी 52 बुर्ज के पास उसने सरसों के तेल से भरी हुई कढ़ाइयां जलवा ली। जल्दी ही सारी कढ़ाइयों में सरसों का तेल उबाल मारने लगा। अब किलेदार धन्ना जाट का इशारा पाते ही उबलता सैकड़ों लीटर सरसों का तेल तैमूर लंग की फौज पर फेंका जाने लगा। तैमूर की दुर्दांत तुर्क फौज के हाथियों पर जब उबलता तेल गिरा तो ये हाथी घबराकर पीछे भागे और अपनी ही फौज को कुचलने लगे। तुर्क फौज के मजबूत कवच भी उबलते खोलते सरसों के तेल को रोक नहीं पा रहे थे। भयंकर भगदड़ मच गई। बटनेर की फौज में फिर से जोश छा गया और जाट बलवान, जय भगवान और मां भवानी के नारों से आसमान गूंज उठा। बटनेर के सैनिकों की तीरों की बौछार ने हाहाकार मचा दिया। इस तरह के अप्रत्याशित और नवीनतम हमले के लिए तैमूर लंग की फौज बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। लड़ाई में कमजोर पड़ते देखकर तैमूर ने सैनिकों का एक और दल आगे भेजा, परंतु उनका अंजाम भी यही हुआ। इसके बाद तो तैमूर की पूरी फौज किले के मुख्य फाटक और उसकी दीवारों के आसपास भटकने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। अब तक तुर्क सैनिक बहुत बड़ी संख्या में मारे जा चुके थे और या हताहत हो चुके थे। तुर्क सेना की रसद भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। बटनेर से मिले इतने कड़े प्रतिरोध की वजह से तुर्कों का हौसला पूरी तरह समाप्त हो गया। अब तैमूर को डर सताने लगा कि बटनेर पर जरा भी ज्यादा समय गंवाने से दिल्ली सुल्तान को भी मजबूत तैयारी करने का समय मिल जाएगा।
इस वजह से तैमूर लंग को मजबूरी में सचमुच ही बटनेर के साथ एक समझौता करने का निश्चय करना पड़ा। तैमूर ने अपनी कैद में मौजूद राजा दुली चंद भाटी के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर बटनेर की फौज उन पर हमले रोक देगी तो तुर्क फौज चुपचाप इस इलाके से वापसी करने को तैयार है। समझौता हुआ और राजा दुली चंद भाटी को रिहा कर दिया गया। तैमूर की फौज पीछे हट गई और उसने उसके बाद दिल्ली जाने के लिए हरियाणा के सिरसा और टोहाना क्षेत्रों का रुख किया, जो कि दिल्ली जाने के मार्ग पर ही थे। सिरसा और टोहाना के इलाकों में भी स्थानीय जागीरदारों ने तैमूर की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि तैमूर किसी तरह से दिल्ली तक पहुंचने में कामयाब रहा। दिल्ली का कमजोर सुल्तान महमूद तुगलक तैमूर के आने की खबर सुनकर ही दिल्ली छोड़कर दक्षिण की तरफ भाग गया। तैमूर की तुर्क फौज हालांकि बेहद कमजोर हालात में थी, परंतु तुगलकों की कायरता के कारण तैमूर को बिना लड़े ही दिल्ली पर जीत हासिल हो गई। तैमूर ने दिल्ली को उजाड़ कर रख दिया और भारी लूट के माल के साथ उज्बेकिस्तान वापस लौट गया। लेकिन तैमूर ने अपनी जीवनी तुजुक तैमूरी में लिखा कि हिंदुस्तान का सबसे मजबूत दुर्ग अगर कोई है तो वह सिर्फ बटनेर दुर्ग है। उसने यहाँ के निवासियों की प्रशंसा करते हुए लिखा कि बटनेर दुर्ग के लंबे और मजबूत भाटियों और जाट सुरवीरों ने उसकी फौज को लगभग हरा ही दिया था। यह कहानी एक जबरदस्त सीख देती है कि मुसीबत के समय सबसे बड़ा हथियार कोई भौतिक वस्तु नहीं होता, बल्कि इंसान का दिमाग और उसका साहस होता है। एक छोटा सा बालक बिना किसी हथियार के एक बाघ को और एक वीर सैनिक बिना कोई विशेष सैनिक व्यवस्था के सरसों के तेल जैसे मामूली सामान से दुनिया के भयंकर हथियारे की फौज को धूल चटा सकता है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे नए और छोटे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आप तक इस तरह की रोचक कहानियाँ पहुँचा सकें।